गरीब वर्सेस अमीर का होम फूड टेस्टी मटन चिकन। शाम का वक्त था। सुरेश शहर की एक गली से गुजरता है कि तभी उसे मसालों की खुशबू आने लगती है। सुरेश खुशबू की ओर आकर्षित होता है। अरे वाह, ये तो मनमोहक करने वाली खुशबू है। लगता है कहीं पर मटन चिकन बन रहा है। खुशबू से मुंह में पानी आ गया। सुरेश खुशबू से आकर्षित होकर उस जगह जाता है जहाँ से वो खुशबू आ रही थी। तब वो देखता है कि एक साधारण होटल के सामने लोगों की लाइन लगी हुई थी और उस लाइन में उसे पहचानने वाला एक आदमी दिखाई देता है। तब वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे तुम उस रॉयल होटल में रुके हो ना? मेरे ही साइड के कमरे में हो तुम। अरे उस महंगे होटल का खाना छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, उस महंगे होटल से इस साधारण होटल का खाना ज्यादा टेस्टी है। महंगे होटल का बेस्वाद खाना कोई नहीं खाता है। इस लाइन में ज्यादा से ज्यादा उसी होटल के लोग हैं। तुम भी लग जाओ लाइन में। वैसे खुशबू से पता चल ही रहा है कि खाना कितना टेस्टी होगा, पर ये लाइन क्यों है? अरे यहाँ जो औरत मटन चिकन बनाती है ना, वो पल भर में ही खत्म हो जाता है। लिमिटेड स्टॉक रहता है, इसलिए देरी ना हो जाए और हाथ से खाना ना चला जाए, इसलिए ये लाइन है। एक गरीब विधवा सविता पेट भरने के लिए घर में बनाया हुआ मटन चिकन का होटल चलाती थी। उसका होटल बहुत ही साधारण था। लकड़ी की मेज और कुर्सियां थी। पर होटल में जब सविता मटन चिकन बनाना शुरू करती थी तो होटल में मसालों की खुशबू फैल जाती थी। उसके हाथ का मटन चिकन खाने लोग दूर दूर से आते थे। सुरेश भी मटन चिकन खाकर संतुष्ट हो जाता है। सुरेश अपने रॉयल होटल वापस आता है। तब वो होटल का मालिक मैनेजर पे चिल्ला रहा था, ये सब क्या है? लोग मेरे होटल तो रहते हैं, पर खाना वो कहीं और खाते हैं। सुनो मैनेजर, आखिर ये क्या हो रहा है? तुम मेरा दिवाला निकालना चाहते हो? लोगों को अच्छा खाना क्यों नहीं देते? बताओ मुझे। सर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दरअसल होटल के दूसरी गली में एक सविता नाम की विधवा चिकन मटन का होटल चलाती है। उसका खाना हमारे होटल से अच्छा और कम दाम वाला रहता है। फिर हमारे भी खाने का दाम कम कर दो। सर, वो भी करके देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, कल के कल मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। अब मैं अपनी तरीके से कुछ करता हूँ। ये सारी बात वो सुरेश सुन लेता है। उसे उस औरत के लिए बहुत बुरा लगता है, पर अमीर लोगों के साथ कोई पंगा कैसे ले सकता है। होटल का मालिक बहुत ही गुस्से में लग रहा था। दूसरे दिन वो सविता और उसके होटल की सारी जानकारी हासिल कर लेता है। अरे उस विधवा के आगे पीछे तो कोई नहीं है। उसके साइड से बोलने वाला भी कोई नहीं है। इसका मतलब उसे यहाँ से भगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा सोचकर रॉयल होटल का मालिक कुछ फर्जी कागज बनाता है और उन्हें फूड सर्वे ऑफिस भेज देता है। उस कागज के हिसाब से सविता के पास कोई भी होटल चलाने का लाइसेंस नहीं था और होटल भी बेकायदेशीर बना हुआ था। फूड डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर सविता के होटल जाते हैं। देखिए, आपको ये होटल अभी के अभी बंद करना होगा। पर क्यों? मेरे होटल में कोई गलत काम नहीं होता है और खाना बनाते वक्त हाइजीन के साथ में खाना बनाया जाता है। यहाँ पर आपके पास ये होटल चलाने का लाइसेंस है क्या? लाइसेंस? पर मैं वो निकाल लूंगी, बस मुझे कुछ दिन का मौका दे दो। नहीं, फिर तो आपको आपका होटल बंद करना होगा। सविता बड़ी ही सोच में डूब जाती है। ऑफिसर सविता पर दबाव डाल रहे थे। ये सब दूर से ही होटल का मालिक देखकर खुश हो रहा था। पर तभी अचानक वहाँ सुरेश आता है। उसके हाथ में एक कागज था। तुम सब यहाँ बेवजह मासूम को क्यों परेशान कर रहे हो? सर, इस औरत के पास लाइसेंस नहीं है। हाँ, सुरेश फूड डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर था। उसने सविता के लिए लाइसेंस लाया था और वो उन ऑफिसर को देकर उनका मुंह बंद कर देता है। तब सविता सुरेश से कहती है, सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। फिर आपने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया? बहन, दरअसल ये सब उस रॉयल होटल के मालिक का काम है। मैं वहीं पर ठहरा हुआ हूँ। मुझे सब पता चल गया था और वैसे तुम जैसी मेहनती औरत के साथ मैं बुरा होते हुए देख ही नहीं सकता। बड़े लोगों से पैसों से नहीं जीत सकते, पर मेहनत से हम उनके आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और हाँ, आपके हाथों में जादू है। आप ऐसे ही होटल चलाते रहो बहन।
सुरेश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, पर काम न होने पर रॉयल होटल का मालिक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। तूफान और बारिश में लोग भाग रहे थे। तब सविता तूफान से बचने के लिए लोगों की मदद करती है। अरे सुनो सुनो, जल्दी जल्दी से होटल के अंदर आओ। ऐसा कहकर सविता बारिश में भीगे लोगों को अपने होटल में पनाह देती है। उन्हें गर्मा गर्म चाय तक बनाकर पिलाती है। तो उधर कुछ लोग रॉयल होटल में जाते हैं। तब उसका मालिक कीचड़ से भरे लोगों से कहता है, अरे ये लोग, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे होटल में आने की? तुम्हारी वजह से मेरे होटल का फर्श खराब हो रहा है, चलो निकल जाओ यहाँ से। रॉयल होटल का मालिक लोगों को धक्का देकर बाहर निकालता है। ऐसे में एक आदमी सविता का और उस रॉयल होटल के मालिक का वीडियो बनाता है और वो उसे मीडिया पर अपलोड कर देता है। एक तरफ गरीब सविता का वीडियो तो दूसरी तरफ अमीर रॉयल होटल के मालिक का वीडियो, दोनों भी वायरल हो जाते हैं, जिस वजह से लोग रॉयल होटल के मालिक की सच्चाई जान जाते हैं और होटल में जाना बंद कर देते हैं। जिस वजह से कुछ ही दिनों में रॉयल होटल बंद हो जाता है। तो सविता पूरी ईमानदारी से अपना होटल चलाती रहती है। गरीब मछुआरन की भूख। रमा एक गरीब मछुआरन थी। उसका पति बीमार होने के कारण हमेशा वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता था, जिस वजह से रमा को ही पैसे कमाकर घर चलाना पड़ता था। एक दिन रमा बाजार से उदास होकर घर आ रही थी। तब वो रास्ते के कुत्तों को मछलियां खाने के लिए देती है। मैं बड़ी ही बेबस हूँ, घर वालों का अच्छे से पेट नहीं पाल सकती, पर तुम सबको मछलियाँ खाते देख मुझे सुकून मिलता है। अब ये तो रोज का ही रमा का काम बन गया था। रमा के पास बड़ी नाव नहीं थी, इसलिए वो मछलियां पकड़ने समंदर के अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए उसे कभी मछलियां मिलती तो कभी नहीं। ऊपर से वो सारी मछलियां छोटी रहती थी, जिनका उसे अच्छा भाव भी नहीं मिलता था। तब रमा घर आती है। उसका पति रामू उससे कहता है, मेरी बीमारी के कारण सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ रहा है, लेकिन रमा ये पैसे बनवारी लाल अपनी उधारी में काट देगा और ऊपर से सामान भी नहीं देगा। मुझे बहुत दुख होता है जी, पर मैं भी क्या करूं? देखिए, रोज के जैसे इन मछलियों को भून कर खा लेंगे हम सब। तभी वहां उनका छोटा बेटा सोनू आता है और वो कहता है, माँ, मैं भूखा रह जाऊंगा, पर आज मैं ये भुनी हुई मछलियाँ नहीं खाऊंगा। माँ, पिताजी, मेरा भी तो नए नए पकवान खाने का मन करता है ना। दरअसल रमा जो मछलियां लाती उन्हें भूनकर ही सब खाते थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि सब्जी बनाने के लिए भी उनके पास सामग्री नहीं थी और जितने पैसे उन्हें मिलते वो सारे बनवारी लाल की उधारी देने में ही चले जाते थे। बेचारी रमा भी अपनी गरीबी के कारण परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन रमा समंदर किनारे बैठी थी। तब उसे पानी में कुछ प्लास्टिक की बोतलें तैरते हुए नजर आती है। अरे वाह, ये प्लास्टिक की बोतलें तो पानी में तैरती है, क्यों ना मैं इससे एक नाव बनाऊं? रमा ढूंढ ढूंढ कर ढेर सारी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करती है और उससे नाव बनाती है। नाव छोटी थी पर काम की थी। रमा खुश थी, पर दीपा नाम की दूसरी मछुआरन ये देखकर सोचती है, अरे इस रमा की बच्ची ने तो बिना पैसों की नाव बना दी, पर मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे मछलियाँ पकड़ती है। दीपा चुपके से प्लास्टिक बोतल की नाव में होल बनाकर रखती है, जिसकी किसी को खबर नहीं थी। रमा सवेरे सवेरे नाव को समंदर में डालती है। समंदर के बीच जाकर वो पानी में जाल फेंकती है। रमा के मन में बड़ी उम्मीदें थी, पर ये क्या, अचानक से पानी की बोतल में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से उसकी नैया डगमगाने लगती है। तभी उसे वहां दीपा दिखाई देती है। दीपा, दीपा मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मुझे मेरे काम क्या कम है जो तेरी मदद करते बैठूं? तू अपना देख। बेचारी रमा बिना मदद के जाल और नाव वही छोड़कर तैरते हुए पानी से बाहर आती है। रमा की ये दशा देखकर दीपा बड़ी खुश होती है। बेचारी रमा तो रोने लगती है। कुछ अच्छा सोचा था, पर वो भी ना हो सका। लगता है अब मुझे परिवार के साथ पानी में समाधि लेनी पड़ेगी। रमा अपनी गरीबी और भूख के कारण हताश हो गई थी। उस दिन रमा समंदर किनारे बैठी थी।
कि उसे पानी में एक बड़ी मछली होने का आभास होता है। रमा जल्दी से एक पुराना सा जाल लेकर पानी में डालती है और जाल को खींचती है। तब जाल भारी हो जाता है। उसे लगता है कि कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई। रमा जाल को बाहर निकाल कर देखती है तो सच में एक बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो दीपा हैरान। तब दीपा सोचती है, मैं रोज समंदर में जाती हूँ, पर मुझे कभी ऐसी बड़ी मछली नहीं मिलती। वैसे इस मछली के तो बाजार में लाखों पैसे मिलेंगे। नहीं, ये गरीब रमा कभी अमीर नहीं बन सकती। रमा आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद करती है। इसी बीच दीपा उस बड़ी मछली को उठाकर भागने लगती है, पर मछली बड़ी भारी थी। उसे उठाकर दीपा भाग ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो एक पेड़ के नीचे उस मछली को छुपा देती है। इधर रमा मछली को ढूंढ रही थी कि तभी वहां वो कुत्ते आते हैं जिन्हें रमा रोज मछलियां खिलाती थी। वो कुत्ते रमा को उस मछली के पास ले जाते हैं, लेकिन तभी वहां दीपा आती है और कहती है, अरे ओ रमा, ये मछली मेरी है, खबरदार अगर इसे हाथ लगाया तो। दीपा क्यों झूठ बोल रही है? इस मछली को तो मैंने पकड़ा है। लालची दीपा रमा से झगड़ा करने लगती है। तब सारे कुत्ते दीपा पर भौंकने लगते हैं और उसे काटने लगते हैं। कुत्तों की सेना देखकर दीपा भी डर जाती है। तब कुत्ते दीपा के पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से दीपा वहां से भाग जाती है। अब रमा उस मछली को बाजार ले जाती है। बड़ा मछली का व्यापारी रमा को उस मछली का अच्छा दाम देता है, जिस वजह से एक दिन में ही रमा के पास लाखों पैसे आते हैं। इस तरह से रमा के अच्छे दिन आते हैं और अपने बेटे सोनू को वो अच्छा खाना खिलाती है और इस तरह से वो खुशी से जीवन व्यतीत करने लगती है।